नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बिहार विधानसभा के दंगल में वादों और दावों के पिटारे खोले जा रहे हैं। एनडीए हो, यूपीए हो, एलजेपी हो या फिर अन्य राजनीतिक दल, बिहार के वोटर को लुभाने के लिए सभी अपने तिकड़म लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज यूपीए यानी महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे नाम दिया है प्रण हमारा संकल्प बदलाव का ये सच होने वाला है, जिसमें युवाओं पर खासा फोकस रखा गया है। महागठबंधन ने घुट्टी दी है 10 लाख नौकरी पक्की करने की। बिहार विधानसभा के चुनाव 3 चरणों में होंगे। 28 अक्टूबर को राज्य के 71 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 1065 प्रत्याशी मैदान में हैं। 3 नवंबर को दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए वोटिंग होगी। बिहार में तीसरे चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को जनता वोट करेगी। वही 10 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए जनता से वादों की भरमार की जा रही है। आज महागठबंधन की तरफ से जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें बड़ी बातें क्या हैं वो आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे, उसके बाद हमारी इस चर्चा का आगाज होगा। पहली कैबिनेट में पहला दस्तखत इस बात पर होगा कि 10 लाख स्थायी नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। नौकरियों में निःशुल्क आवेदन, परीक्षा केंद्र तक फ्री यात्रा। जो नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे फ्री होगा, परीक्षा केंद्र तक यात्रा फ्री। संविदा प्रथा खत्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, समान काम समान वेतन दिया जाएगा। हर राज्य में कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र खोले जाएंगे। पहले की तरह पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। मनरेगा के तहत कार्य दिवस 200 दिन की गारंटी। बंद पड़े मिलों कारखानों को पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। रेहड़ी पटरी वालों को पुनर्वासित करने का वादा, और जब तक पुनर्वासित ना किए जाएं तब तक उनकी रेहड़ी पटरी को कोई छेड़ेगा नहीं। बाढ़ पीड़ितों के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना, यह मुख्य बात है। 3 कृषि कानूनों को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। कृषि ऋण और लोन को माफ किया जाएगा। किसानों पर जो भार है उसको माफ किया जाएगा। सभी मंडलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। शिक्षा पर राज्य बजट का 12% खर्च किया जाएगा, कुल बजट का 12%। नौकरशाही को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त करना, अक्सर यह दबाव की बात सामने आती। हर घर बिजली, स्वच्छ पानी, सड़कों का निर्माण, बेहतर और सस्ती बिजली मिलेगी। तो इन वादों पर बातचीत करेंगे आज, क्योंकि ये महागठबंधन के वो वादे हैं जो उन्होंने आज अपने घोषणा पत्र में किए हैं। और इन वादों के दम पर बिहार की जनता से वोट मांगना चाहता है महागठबंधन। कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के साथ जो गठबंधन है, उन्होंने ये घोषणा पत्र जारी कर युवाओं से, किसानों से, बेरोजगारों से एक वादा किया है कि हम ऐसा करेंगे, आप बदले में हमें वोट दीजिए। लेकिन ये कितना सही लगता है विपक्ष को इस पर क्या आपत्ति हो सकती है, राजनीति के जानकार लोग इस घोषणा पत्र को किस तरीके से देखते हैं, और जिन लोगों ने या महागठबंधन ने ये घोषणा पत्र जारी किया है, उन्हें क्या लगता है ये कितना ताकतवर है, कितना दमदार है और कितना असली है। क्योंकि घोषणा पत्र तो सभी लोग जारी करते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विवेकानंद पासवान है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, वो जुड़ चुके हैं, और भी मेहमान जुड़ेंगे। पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका विवेकानंद जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। डॉक्टर विवेकानंद जी, आज आपने महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र तो देखा होगा। उनकी तरफ से कहा गया कि ये असली है और ये होने वाला है। इसको लेकर एनडीए गठबंधन क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? आपने पढ़ लिया होगा, कुछ मैंने बता भी दिया है। जी देखिए, सबसे
मैं तेजस्वी यादव से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कैसा बदलाव चाहते हैं? वही बदलाव चाहते हैं जो आज से 3 साल पहले राजद के सरकार में था, जो 6 बजे घर के कोई विवेकानंद पासवान जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जब तक बेहतर आवाज नहीं आ पाएगी, हम चाहेंगे कि आपकी आवाज को एक बार जो तकनीकी दिक्कतें उनको दूर करके बातचीत की जाए, क्योंकि जब तक दर्शकों को बात समझ में नहीं आएगी तब तक चर्चा को बेवजह आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। हमारे साथ राकेश झा, वरिष्ठ पत्रकार, वो जुड़ गए हैं। पहले उनकी राय जान लेते हैं, फिर उसके बाद तमाम और मेहमानों के पास चलेंगे। राकेश झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, आज आपने महागठबंधन का घोषणा पत्र देखा होगा। कुछ बातें, जो अहम बातें मैंने बताई भी हैं, आपको कैसा प्रतीत हुआ? प्रथम दृष्टया इसको आपको ये लगता है कि अगर इन लोगों की सरकार बनती है तो इस घोषणा पत्र की सारी बातों को धरातल पर आसानी से उतारा जा सकता है? देखिए शमशेर भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतांत्रिक पर्व है ये, और सभी लोग चाहे जितने भी राजनीतिक दल हैं अपने अपने घोषणा पत्र को जारी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक रिचुअल्स है, एक प्रोटोकॉल है जो कि आज नहीं 1952 से चली आ रही है और आज तक ये अनवरत जारी है। लेकिन चूंकि घोषणा पत्र को जारी करने के पश्चात यदि आपने देखा होगा कि जितने भी आम चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के हुए, विधानसभा के हुए, सभी जगह आपने देखा कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा गैप होता है। और उस गैप को ही मुझे ऐसा लगता है कि जो एक मैच्योर वोटर्स हैं, मैच्योर लोग हैं, उनको समझना चाहिए। क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें, विशेष रूप से जो मैं रोजगार की बात करना चाहूंगा, आज तक ऐसी कौन से कारक रहे हैं जो बिहार के अंदर रोजगार का सृजन नहीं हो पाया, वहां पे इंडस्ट्री नहीं लग पाई, बाढ़ की समस्या नहीं निजात हुई? तो ऐसा क्या कारण है? ऐसी कौन सी चीजें हैं? चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, या ले भी सकता हूँ, कि चाहे वो जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो अन्य दल हो, महागठबंधन हो, कांग्रेस हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी एक, मैं मानूं तो एक यूटोपियन टॉक्स है। और इस यूटोपियन टॉक्स को मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को समझना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा धरातल पे आप नहीं ला सकते हैं। जी, यानी आपका ये मानना है कि ये सिर्फ चुनावी वादे होते हैं जो सिर्फ चुनाव के वक्त किए जाते हैं, केवल वो एक पार्टी नहीं, सारी पार्टियां करती हैं। अभी एनडीए का भी आ सकता है 1-2 दिन के दौरान, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन उसमें धरातल पर कैसे काम होगा। आपने एक बहुत अहम बात कही इस दौरान राकेश जी, बेरोजगारी को लेकर। और इस कोरोना संकट में हमने देखा है कि लगभग 25 से 30 लाख बिहार के युवा, जिनकी उम्र भी लगभग 30 से 32 साल के आसपास है, उससे कम या थोड़ी ज्यादा होगी, इतना जो है अनुमानित है, वो बिहार लौटे इस कोरोना काल में। और उन्होंने किस तरीके से यातनाएं झेली, परिवार के लोगों को किस प्रकार से पीड़ा का सामना करना पड़ा, और उसके बाद वहां की सरकार ने कहा कि बिहार के लोग यहां पर आएंगे तो उनके लिए यहीं पर स्वरोजगार के साधन मुहैया करवाए जाएंगे। अब चुनौती तो सबके सामने है, वो चाहे हम महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, बेरोजगार को रोजगार देना सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी सरकार के लिए। और ये आज से नहीं है। अगर बिहार के लोगों को रोजगार चाहे नीतीश सरकार ने दे दिया होता, या लालू की सरकार ने दे दिया होता, या किसी और पार्टी की सरकार ने दे दिया होता, तो शायद 30 लाख लोग न तो बिहार से बाहर आते और न आज वो बिहार जाते। शमशेर भाई, मैं जो इसका विश्लेषण करता हूं, मैंने पहले ही कहा कि 1952 से लेके आज तक आप देखें कि बिहार नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे राज्य नहीं, पूरे देश के अंदर आप देखें ऐसे कौन से तत्व है, तो कोई एक सेक्टर बहुत डेवलप है, कोई एक भाग बहुत डेवलप है। आप गुजरात की बात करते हैं, आप पंजाब की बात करते हैं, बाकी जगह ऐसा क्या फैक्टर्स है? तो मुझे लगता है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल विल है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जो बेसिक एम्यूनिटीज है, आप संविधान को देखें तो भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है कि हमारा राइट टू लाइफ है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास जो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसको आप देखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसको सेलिब्रेट करती हैं, इट इज ए काइंड ऑफ एन ओकेजन, कि ये हमारा ओकेजन है, चलो हम एक सेवा के भाव से आए हैं। लेकिन क्या कारण है कि आप यदि सेंसस के रिपोर्ट्स को देखें, इकोनॉमिक सर्वे को देखें, तो तमाम में जो ये बीमारू राज्य में आते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर, स्वास्थ्य की सुविधा है, शिक्षा का स्तर आप देखें, मैं उसी प्रदेश से आता हूँ, पिछले 25 साल से बाहर रह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर रह रहा हूँ, तो ऐसी कौन से कारण है
कि स्वास्थ्य के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आए, शिक्षा में परिवर्तन नहीं आया, बल्कि सर्व शिक्षा अभियान ने तो गाँव के स्कूल को खत्म कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है और वहाँ पे जो तमाम तरह की स्थिति है उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। और कोरोना का यह वक्त है, इसमें तो और भी बहुत चैलेंज है हमारे सरकार के यहाँ, प्रदेश की सरकार के यहाँ, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जब आने वाली है तो इसके होलिस्टिक अप्रोच को हमें देखना पड़ेगा और उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी बातें मुझे लगता है कि बस चुनावी जुमले हो सकते हैं शमशेर जी। बिल्कुल, ये बातें आप जो कह रहे हैं, इन बातों में सच्चाई भी। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से जुड़ चुके हैं और अरविंद निषाद है जेडीयू से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले मैं मृत्युंजय जी आपके पास आना चाहूंगा। आप लोगों ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें 10 लाख युवाओं को पहली कलम से पक्की नौकरी देने का वादा किया है। क्या कहना है? आसान है सर? अरे हमारा संकल्प, ये हमारा नेता का संकल्प है। तेजस्वी यादव जी की इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति है। और हम लोग तो जुमलेबाजी करने वाले पार्टी है नहीं। तो अमित शाह जी तो जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, जब उनसे पूछा गया चुनाव के बाद तो उन्होंने कहा ये तो जुमला था। हम जो वादा करते हैं पक्का वादा करते हैं। मृत्युंजय जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में आपकी सरकार बन जाए, मान लेते आपकी पार्टी सरकार बना लेती है, उसके बाद ये जुमला न हो जाए? ये तो हमने पहले ही कह दिया ना, आपके सवाल के पहले हमने कह दिया कि हम जुमलाबाजी। चुनाव में तमाम पार्टियां मैदान में आती हैं तो यही बात कहती हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन उसके बाद जब सरकार बन जाती है तब देखिए, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। अब तो एनडीए के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्वीकार कर लिया ना, यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकता, रोजगार हम नहीं दे सकते, समुद्र के किनारे बिहार नहीं है, ये तो उन्होंने कह दिया। तो आप कैसे लगाएंगे सर? आप लोगों ने कहा पुनर्जीवित करेंगे उन उद्योगों को जो खस्ता हाल में हैं, जो खत्म हो गए हैं, फिर से शुरू करेंगे। आप कैसे कर पाएंगे? देखिए, जिनको 15 साल मौका मिला, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अब हाथ भी खड़े कर दिए, हम नौकरी नहीं दे सकते, हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते। खुद नीतीश कुमार जी ने कहा हम करके दिखाएंगे, हम खेत बिहार। आपकी पार्टी की सरकार सर 15 साल रही, बिहार में बाढ़ तब भी थी, बिहार में बाढ़ आज भी है। आपकी पार्टी की सरकार 15 साल रही, बेरोजगारी बिहार में तब भी थी, बेरोजगारी बिहार में आज भी है। आपकी पार्टी की सरकार 15 साल रही, किसानों के सामने कृषि का संकट पहले भी था, आज भी है। तो भरोसा कैसे करे जनता, विश्वास कैसे दिलाएंगे? भला ये बताइए, आप जो सवाल कर रहे हैं, 15 वर्षों में क्या सामाजिक न्याय नहीं हुआ? गरीब गुरबों को आवाज नहीं दिया गया? क्यों 15 वर्षों में जितना विश्वविद्यालय अस्पताल सब वही हमारे 15 वर्षों का है। क्या इन्होंने क्या किया? पटना यूनिवर्सिटी को तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए। तो इसलिए जो हमने वादा किया है वो सारा पूरा करेंगे, एक एक कर। मृत्युंजय जी बने रहे। अरविंद निषाद है जेडीयू के प्रवक्ता, उनसे जानेंगे। आरोप लगाया आपने कि 15 साल में आप लोगों ने क्या किया। पहले तो अरविंद निषाद जी आपसे ये पूछना चाहूंगा, इस घोषणा पत्र को लेकर आपकी राय क्या है? और दूसरा ये कि जो कहा है आरजेडी ने कि 15 साल में हमने काम किया, आप लोगों ने क्या काम किया 15 साल में? अब क्यों जरूरत आने पड़ी इन तमाम चीजों को करने की? देखिए, आज जो आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने, पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया है वह झूठ का पुलिंदा है। इसके अलावा उससे ज्यादा कुछ मैं नहीं मानता हूँ जी, क्योंकि इसके पहले भी इनके पार्टी के 15 वर्ष राज रहे हैं। जिस राज के बारे में अभी भाई मृत्युंजय तिवारी जी चर्चा कर रहे थे, वह राज नरसंहारों से गिरा हुआ राज था। वह राज भ्रष्टाचार से व्याप्त भरा हुआ राज्य था, शासन था। वह राज हर तरीके से बिहार को पीछे ले जाने वाला साबित हुआ। वह लालू राबड़ी का 15 वर्षों का राज, उस राज्य में सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढे में सड़क थे, इस बात का पता बिहार वासियों को नहीं चलता था। कितनी नाकामियों को हम लोग गिनाए वह कम हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने इन 15 वर्षों में जो काम किया है वह अद्वितीय है। पूरे बिहार में 95,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया, 1800 छोटे बड़े पुल पुलियों का निर्माण कराया, जिसमें कई मेगा ब्रिजेज हैं,
जो प्रदेश के कई भागों को जोड़ता है, और गंगा नदी पर 14 मेगा ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। इसके अलावे राज्य के प्रत्येक जिलों में मेडिकल संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज और जीएनएम संस्थान खोले गए। इनके राज्य में मात्र 4 मेडिकल संस्थान थे, हमारे समय में 14 नए मेडिकल संस्थान खोले गए। कुल 18 मेडिकल संस्थान अब हो गए। और प्रत्येक परिवार को हम लोगों ने, प्रत्येक घर को शौचालय दिया, और हर घर नल का जल, जो शुद्ध पानी के अभाव में बहुत सारे परिवार और बहुत सारे व्यक्ति बीमारियों से ग्रस्त हो जाते थे, उनको बचाने के लिए नल का शुद्ध जल हम लोगों ने देने का प्रबंध कराया। हर घर बिजली देने का काम किया, और जिससे पूरा बिहार रोशन है। आज लालटेन की आवश्यकता बिहारवासियों को नहीं है। लालटेन पर आरोप लगा रहे हैं, जिस लालटेन की रोशनी में आप लोगों ने भी चुनाव लड़ा है। हम लोगों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है लालटेन पर। नहीं, आप लोगों ने नहीं लड़ा, लेकिन आपके साथ तो रहे। हाँ, नीतियों के साथ हम गठबंधन पर थे। तो वही तो जानना चाह रहे हैं सर, आप जिस लालटेन पर आरोप लगा रहे हैं, उस लालटेन के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ कि लालटेन के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ था, वो नीतियों के साथ गठबंधन हुआ था। लेकिन हम अलग क्यों हुए, इस पर भी तो आपको रोशनी डालना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार के मामले पर इनके विधायक दल के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर जब इनकम टैक्स ने, ईडी ने छापा मारा, हम लोगों ने इनसे कहा कि भाई आप तस्वीर साफ करिए, क्यों छापा पड़ी, क्या कारण है। तो इन्होंने कहा जनता के बीच रखेंगे। वो तात्कालिक कारण था हम लोगों ने दबाव, आप नहीं सुनेंगे। तात्कालिक कारण आप लोगों को नजर आया, लेकिन उससे पहले का जो पूर्वकालिक कारण है उसको आप भूल जाते हैं क्या? लालू प्रसाद यादव का आप भूल जाते हैं, और आपने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया। लालू प्रसाद, दर्जनों ऐसे मामले दर्ज हैं। आप सुन लीजिए, लालू प्रसाद जी दोषी करार दिए जा चुके थे। उनको सीबीआई ने दोष सिद्ध करा दिया था कोर्ट में। लेकिन नए नेतृत्व के साथ हम लोग राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन किया था। उस नए नेतृत्व को हम लोगों ने कहा था कि भाई नया नेतृत्व है, ये इन पर कोई दाग नहीं है, इनका साफ सुथरा छवि है। इनके बारे में हम लोगों ने कहा कि भाई आप पर जो आरोप लगे उन आरोपों को आप स्पष्ट कीजिए। आप देखिए ना, सिर्फ कहने से मैंने आप लग रहा है जैसे राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हो गए हैं। कौन हो गए हैं आप? मैं क्यों हो गया राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता? मैं क्या बात, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दें आप। सवाल तो मैंने कौन सा बताइए। मैंने एक मिनट विवेकानंद पासवान जी, एक मिनट विवेकानंद पासवान जी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। विवेकानंद पासवान जी, कौन सी ऐसी बात बोल दी मैंने कि आरजेडी का प्रवक्ता हो गया हूँ? ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय जनता दल का नींव ही खड़ा है भ्रष्टाचार पर। नहीं, मैं तो ये सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा था। मुझसे अरविंद निषाद जी कहते हैं मैं आरजेडी का प्रवक्ता हो गया हूँ। आपको मेरी बातों में कहाँ लगा मैं आरजेडी का प्रवक्ता हो गया हूँ? आपकी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही इनके साथ। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, सवाल पूछना। अरविंद निषाद जी, विवेकानंद निषाद जी, सुन लिया आपने? हाँ, मैंने क्यों आप पर ये आरोप लगाया? आप मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। मैंने तो सवाल पूछा, मैंने तो आरजेडी के प्रवक्ता से सवाल पूछा। आपकी पार्टी की सरकार पहले 15 साल रही। एक मिनट निषाद जी, आप होमवर्क पूरा करके आया कीजिए ना। सवाल पूछा जाएगा आपसे मंच पर। ये टीवी शो है, लाइव बहस चल रही है, सवाल पूछेंगे आपसे, और आप एंकर पर आरोप लगाकर बचकर निकल जाएंगे कि आप आरजेडी के प्रवक्ता हो गए, तो बात मान ली जाएगी क्या आपकी? अरे बात मानिए ना मानिए, आप हमको इसके बाद आप हमको प्रश्न कमाल करते हो। मैंने तो ये कहा कि लालटेन की रोशनी में चुनाव आप लड़े हैं, आप लालटेन के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। उसके बाद आपने कहा कि हमने तो भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर किनारा कर लिया। सुनिए ना, सुनिए। मैं वही कहना चाहता हूँ अरविंद निषाद जी, या तो आप अपनी बात को वापस लें, मैं आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूँ, आप अपनी बात को वापस लें,
अरे मैं आरजेडी का हमको प्रवक्ता बोलने नहीं तो हूँ। दीजिए। मैंने अरे आरजेडी बोलने- का घोषणा पत्र आप लोगों को दिखाया। मैंने आरजेडी से मुझको सवाल बोलने पूछा कि तो एक मिनट, दीजिए। अपनी बात वापस ले। आपने आरोप लगा मुझको कैसे दिया बोलने मुझ पर? दीजिए, मुझे बोलिए। स्थिति स्पष्ट करने दीजिए, हाँ, मुझे करिए। स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। अगर अब उसके मेरी बाद बात आपको एक भी ऐसी लगती हो जिसमें मैंने आरजेडी का पक्ष लिया हो तो आप बताइए एक बात भी, उसके बाद नहीं अपनी बात वापस लीजिए आप। हो गया। हाँ। मुझे अपनी स्थिति बोलिए। स्पष्ट करने देंगे आप? बिल्कुल सर, आपके पास वक्त है। जब आपने प्रश्न किया कि क्या आप लोगों को पता नहीं था आरजेडी के बारे में, उनके नेता भी पहले से भ्रष्टाचार में घिरे हुए थे, ठीक है। आपका प्रश्न यही था ना? बिल्कुल था। बिल्कुल था। बिल्कुल था। स्वागत योग्य प्रश्न है। बिल्कुल है। जैसे आपने मुझे कहा कि आपको होमवर्क पूरा करके आना चाहिए, स्वयं आपको होमवर्क पूरा करके आना चाहिए। मैंने उस क्या गलत समय- पूछा आपसे? अच्छा, आप मुझे उत्तर देने दें। हाँ, तो बताइए। उस चुनाव में लालू प्रसाद जी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इस बार भी लालू प्रसाद जी कोई पार्टी चुनाव सर नहीं किसकी लड़ है? रहे हैं। पार्टी किसकी पार्टी है? प्रेसिडेंट संविधान के मुताबिक है। पार्टी किसकी है? संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी सजायाफ्ता व्यक्ति किसी दल का राष्ट्रीय प्रांतीय अध्यक्ष हो सकता है। ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है कि उसका दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष कौन होगा। हमने उस दल के साथ गठबंधन किया और उस दल का तो क्या नया जो आपने नेतृत्व था, आरजेडी उस आपने दल का आरजेडी को नया पाक साफ नेतृत्व घोषित था। कर दिया? आपको अरविंद यह प्रसाद जी, प्रश्न में आपने जोड़ना आरजेडी चाहिए को था। पाक साफ घोषित कर आपको दिया। यह जोड़ना चाहिए था। आपको हाँ। शमशेर जी यह जोड़ना चाहिए था। प्रश्न में यह जोड़ना चाहिए था कि नए नेतृत्व के साथ आपने किया था, लेकिन फिर भी वह नेतृत्व अपने डायनेस्टी पर चला गया, अपने परिवारवाद पर चला गया, डायनेस्टी पर चला गया। वही भ्रष्टाचार का तो मैं तो आरजेडी पर भ्रष्टाचार के आपने आरोप तो लगा ऐसा रहा हूं, नहीं तो मैं कहा। आरजेडी का प्रवक्ता हो गया। मैं खुद आरजेडी के पूर्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर चर्चा कर रहा हूं और मुझे कह रहे हैं आरजेडी का प्रवक्ता हो गए आप। शमशेर जी, आपने ऐसा प्रश्न नहीं किया। शमशेर जी, आपने कमाल करते हैं आप, अपनी शमशेर बात जी, को घुमाना प्रश्न चाहते आपने ऐसा नहीं हैं। किया। विवेकानंद पासवान जी, आप अपनी बात को न तो मानना चाहते हैं और न कुछ उस बारे में कुछ, क्योंकि ना उगलते बनता ना निगलते बनता, आपने बोल ऐसा दिया। कोई बात नहीं, ना बोलिए, लेकिन हम बता देते हैं आपको, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम सबसे तीखे सवाल पूछेंगे। विवेकानंद पासवान जी, घोषणा पत्र को लेकर बात हो रही थी आप लोगों से। क्या बिहार में आज बाढ़ नहीं आती? हालात सुधर गए हैं? क्या बिहार में बेरोजगारी नहीं है? क्या बिहार में उद्योग धंधे स्थायी हो गए हैं? लोगों को रोजगार मिल गया है? सब कुछ ठीक हो गया है? देखिए शमशेर जी, आरजेडी के समय में जो स्थिति शिक्षा का था, जो स्वास्थ्य का था, जो सड़क का था, जो बिजली का था, क्या इस 15 वर्ष में बदलाव नहीं आया? सड़क का क्या हाल था? गड्ढा में सड़क था या सड़क में गड्ढा था? बिजली गांव में मिलती थी क्या? जी। आज दावा के साथ कहता हूं जो मैं हर गांव में बिजली पहुंचाया हूं, हर घर में पानी पहुंचाया हूं। किसी दिन जिला के मुख्यालय से हम 5 से 6 घंटा में पटना राजधानी पहुंच जाते हैं। ये मेरा विकास नहीं है जी। ये मेरा उपलब्धि नहीं है क्या? 15 साल पहले क्या थी? 6 बजे शाम के बाद लोग निकलते नहीं, और ये 10 लाख नौकरी की बात करते। ये तो जमीन रजिस्ट्री करवा के नौकरी देते थे। 10 लाख लोग रजिस्ट्री मिलेगा भी, इनको जमीन रजिस्ट्री करेगा और नौकरी मिलेगा। इसीलिए कुल मिला के इनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। ये जनता को बरगला के किसी तरह सत्ता में आना चाहते हैं। बिहार की जनता सब जानती है। हाँ। आने वाला समय इस चुनाव में इनको अपनी सबक सिखा देगी। हाँ। इनको फिर सबक सिखा देगा। और मैं दावा के साथ कहता हूँ, मैंने काम किया है, विकास मेरा मुद्दा है। 2220 प्लस मेरा सीट आएगा, मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं। ठीक है, विवेकानंद जी आपके पास आऊंगा, अरविंद निषाद जी आपके पास आऊंगा, तो आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग बिहार की जनता के सामने जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? क्योंकि आप लोगों का भी तो संयुक्त कुछ सामने आएगा ना। क्या आप लोग कहेंगे आपने जो काम किया वो कौन से कामों पर आपने चर्चा जरूर की, लेकिन ऐसी क्या चीजें जो भी होनी चाहिए? मुझसे पहले राकेश जी से पूछ लेते हैं। राकेश जी, आपने तीनों बड़ी पार्टियों को सुन लिया। अब जब इस तरह के सवाल किए जाते हैं तो किसी को ऐसा लगता है कि फला पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं। ये होता है चुनाव में, अक्सर इस तरह की बातें होती, कभी कभी खींच कहीं की होती, निकल कहीं जाती है। यस शमशेर जी, सबसे बड़ी बात है कि जो डिस्कोर्स होता है, जो बात विवाद होता है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। संसद के अंदर भी जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बोलते थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री उनकी बातों को सुनना चाहते थे, क्योंकि आलोचना और समीक्षा
बुद्धिजीवियों की एक फितरत होती है और वही कहीं न कहीं विकास प्रजनन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रवक्ता हो, किसी भी पार्टी को हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, तो सभी को एंकर का काम है कि वो क्वेश्चन पूछता है, वो प्रश्न पूछता है। आप मुझसे भी पूछते हैं, बाकी लोगों से भी पूछते हैं। उन प्रश्नों को हमें शालीनता के साथ जवाब देना है, क्योंकि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद परिवार के अंदर भी है, समाज के अंदर भी है, और विचारधाराओं की लड़ाई शुरू से रही है, आज भी है, बाकी भविष्य में भी रहेगा। जहाँ तक बिहार का परिप्रेक्ष्य का सवाल है, तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से जो 15 सालों में तुलनात्मक सापेक्षिक रूप से कुछ विकास हुए हैं, सड़क बने हैं, बिजली बनी है और कुछ स्वास्थ्य सुविधा, लेकिन जो एक मापदंड है, आखिर हम कहीं न कहीं एक प्रोटोकॉल निर्धारित करते हैं कि चलो हमें इस तरह का रिजल्ट लाना है, और उस रिजल्ट को हमने कैसा किया। जैसा कि आपने कहीं भी स्कूल में भी देखते हैं जिस तरह से बच्चे होते हैं, तो समाज में भी हमें राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनको ये देखना है कि आने वाले जो 10 साल का हमारा पैमाना है, 5 ईयर्स का जो प्लान है, क्योंकि मैं बताऊं ये जो योजना आयोग का निर्माण क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि हमें एक सर्टेन टारगेट को अचीव करना है। हम देखते हैं कि पूरे बिहार प्रदेश के अंदर जो शिक्षा की स्थिति है, खास की जो क्वालिटी एजुकेशन की बात है, वो कहीं न कहीं हमारे यहाँ संस्था होते हुए भी कमियां हैं। वो टीचरों की जो एक समस्या है, उनके जो पेमेंट इश्यूज है, उनका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, तमाम तरह की चीजें मीडिया में आती रहती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है कि समाज का ही वो जो रूप है, जो पॉलिटिकल पार्टीज बनते हैं, तो सभी को सोचना चाहिए कि जहाँ पे हमने इतनी फर्टाइल ब्रेन हुआ करती थी, आज भी है, तो आखिर उस तरह की चीजें क्यों नहीं हो सकता है। इजराइल एक छोटा सा प्रदेश है, पूरे विश्व में सबसे अधिक वहां से नोबेल पुरस्कार विजेता मिलते हैं। मेरा ये कहना है कि अपनी जो पुरानी जो हमारी सोच है, जो हमारी पुरानी विरासत है, उसको भी रिस्टोर करें। एजुकेशन में, हेल्थ में, वही डीएमसीएच जहां मैंने अपने शरीर का बहुत पहले ऑपरेशन कराया था, वही डीएमसीएच, ठीक है, आज आपने बहुत सारे काम किए हैं, एम्स का निर्माण हुआ है, बाकी चीजों का है, लेकिन क्यों उस तरीके की चीजों है कि हम कहीं 34 जो हमारे जिले हैं, उन जिलों में हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस क्यों नहीं बना सकते हैं वहां पे, ताकि एक जो ग्रिड हो, जो वहां पे हेल्थ ग्रिड है, उसको क्रिएट क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे बहुत अच्छे ढंग से काम करते आ रहे हैं और फिर उनको काम करना भी है, तो बेसिक चीजों को हमें सुधार करना है, एजुकेशन को, हेल्थ को, और इसके अलावा जो अनस्किल्ड लेबर है, जैसे जो ब्लू कलर जॉब करते हैं, उनके लिए भी जो मुझे लगता है कि वहाँ पे स्थानीय स्तर पर रोजगार हो सकते हैं, उसका भी सृजन किया जाएगा। तो एक बेहतर बिहार का निर्माण करने के जो संकल्पना हम करते चले आ रहे हैं, जिस बिहार को हम देखते हैं इतिहास में, बिहार की क्या अपनी एक महत्ता होती थी, आज उस बिहार को उस जगह पर खड़ा करने के लिए कोई भी पार्टी कितने बड़े दावे करे, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, चाहे उससे पहले 15 साल आरजेडी का राज रहा हो, या फिर अब 15 साल तक हम जेडीयू का नीतीश कुमार सरकार की बात कर लें, उनका राज रहा हो। इस समय के बदलाव के साथ साथ बहुत सी चीजें ऐसी जिनको बदलने की जरूरत है, और तभी बेहतर बिहार के निर्माण की संकल्पना की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, विवेकानंद पासवान जी आपका भी धन्यवाद, अरविंद निषाद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार के चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और उसमें कई ऐसे बातें कही हैं जो बिहार के धरातल पर काम होना, जिन पर ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जिसके ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है। रोजगार बहुत बड़ा एक संकट है, और वहीं पर ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएं ताकि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए महाराष्ट्र, दिल्ली या और तमाम देश के अन्य शहरों पर ना भागना पड़े। अब उसके लिए वादे तो सभी पार्टियां करेंगी, लेकिन उन वादों को जो विश्वास में लेने की बात है जनता को, वो वादे कितना विश्वास में ले पाएंगे, बिहार का युवा, बिहार का वोटर, बिहार का किसान कितना उन पर भरोसा करेगा, इसके लिए हमें 10 नवंबर तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।